हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली NIOS स्टूडेंट्स के लिए है, दैट टू सेकेंडरी क्लास, दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड और ओनली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बीइंग द फर्स्ट चैप्टर इसमें सिर्फ बेसिक्स दिए हमें, और सिर्फ 3 चीज़ें अगर तुम याद रखो, सिर्फ 3 मेन हेडिंग्स तुम याद रखो, तो तुम लोग को ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। बेसिकली इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड है ब्रांचेस और थर्ड है टाइप्स। फर्स्ट जो मीनिंग है उसके अंदर हमें 5 डेफिनेशन देखनी है। सेकंड जो है ब्रांचेस, उसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी है और टाइप्स में हमें भी 2 चीज़ें देखनी है। मैंने तुम लोग के लिए बहुत ही सुंदर और कलरफुल चार्ट बना दिया है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखने के लिए। तुम लोग को चाहिए तो तुम साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, ऐसे चार्ट्स बना सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मीनिंग में जैसे मैंने बोला 5 हमारे पास डेफिनेशन है। काफ़ी इंटेलिजेंट स्कॉलर्स और ऑथर्स ने हमें ये 5 डेफिनेशन दी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मीनिंग 2 लाइन में देना इतना इजी नहीं होता, हमें उसको अच्छे से एनालिसिस करके समझना पड़ता है। इसलिए ऑथर्स और स्कॉलर्स ने अपना ब्रेन यूज़ किया और उन्होंने हमें दी है 5 डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अलग अलग टाइम के हिसाब से बनी गई थी। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है हमारी वो है साइंस ऑफ वेल्थ। अब मैंने इस चैप्टर में हाईलाइट कर रखा है काफ़ी कुछ, आप लोग चाहो तो अपनी बुक्स में भी हाईलाइट कर सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। और मेन जब आप एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा अगर आप अभी से हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ मतलब होता है मनी। तो इसका मेन मीनिंग ही पूरा वो लिखा हुआ है। दे व्यूड दैट इकोनॉमिक्स डील्स विद द phenomena of wealth, which includes nature and causes of wealth, creation of wealth by individuals and nations, etc. हम इसमें क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पूरा साइंस ऑफ वेल्थ है। इसके अंदर सब वही चीज़ें आएगी जो मनी से रिलेटेड हो। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, वो कहाँ से आते हैं, भले इंडिविजुअल का देखा जाए या पूरे नेशन का देखा जाए, ये पूरा जो डेफिनेशन है वो सिर्फ वेल्थ के अराउंड घूमता है। पर तुम खुद सोचो कि अगर सिर्फ ऐसा होता, सिर्फ अगर हम मनी का सोचते कि मनी कैसे कमाया जाता है, तो क्या वो सफिशिएंट होता डेफिनेशन? तो अगर हम भी सोचें तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे कि सिर्फ वेल्थ को कवर करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे ही कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि क्या द प्रॉब्लम विद वेल्थ डेफिनेशन वॉज दैट इट डज नॉट टॉक अबाउट पीपल हु हैड नो वेल्थ। Having wealth and not having wealth divided the society into rich and not rich और poor। जिन लोग के पास वेल्थ है और जिन लोग के पास वेल्थ नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम आती है? एक डिवीज़न आ जाता है सोसाइटी में। तो जो लोग गरीब लोग हैं या जो लोग रिच नहीं है, वो लोग का क्या होगा? वो लोग तो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड ही नहीं होंगे फिर आगे के जो न्यू ऑथर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सोचा और उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में उन्होंने इशू किया वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी तो होना चाहिए। Accordingly, economics was seen as science of welfare. Welfare is both quantitative and qualitative in nature. Welfare दोनों हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब ऐसी चीज़ें जो मेजर ही नहीं हो सकती। अब अगर हम खुद सोचें तो हम क्वालिटेटिव को कैसे मेजर करें? अगर आप लीजर लाइफ जी रहे हो, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो नंबर के टर्म्स में? पर यही अगर क्वांटिटेटिव है, आपकी इनकम कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारे मेजरेबल टर्म्स हैं। ये सब क्या आ जाता है? क्वांटिटेटिव में आ जाता है। देयरफॉर क्या किया गया, जब साइंस ऑफ वेलफेयर बनाया गया इकोनॉमिक्स को, तो हमें क्या इंक्लूड करना पड़ा? जो भी क्वांटिटेटिव चीज़ है। साइंस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स वॉज सेड टू बी कंसर्न विद द quantitative welfare only because it can be measured in terms of money। तो जो चीज़ें मनी में मेजर हो सकती है वही सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। बट देन अगेन कुछ लोग को प्रॉब्लम हुई। वो लोग आकर क्या बोलते हैं कि आपने तो सिर्फ वेलफेयर की बात की, बट पीपल वांट बोथ मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल सर्विस।
Since resources available with every individual or society are scarce, people try to achieve their goals by alternate use of these resources, which they do by making appropriate choice. अब लोग क्या करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस इतने कम है, हम लोग के पास हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है बेस्ट चीज़ को, और जो हमें सही लगता है, हमारे लिए सही रहेगा, वो हम चूज़ करके हमारी जो नीड्स या वांट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं. सो साइंस ऑफ वेलफेयर से क्या हुआ, लोग इतने खुश नहीं हुए, और देयरफॉर एक और बार डेफिनेशन को अपडेट किया गया, मतलब चेंज किया गया, और क्या बन गई अब हमारी डेफिनेशन, साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस. तो एज साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as relationship between ends and means which are scarce and have alternate uses. मतलब क्या, अब इसमें दो चीज़ें बोली गई है, एक हमारी आ जाती है स्केर्सिटी, एक आ जाता है चॉइस. स्केर्सिटी क्या होगा, किस चीज़ की कमी हो सकती है, हमारे नीड्स और वांट्स की तो कभी कमी ही नहीं हो सकती है. हमारी इतनी अनलिमिटेड वांट्स है कि अगर एक चीज़ फुलफ़िल होती है हमारी एक विश, तो हम दूसरी विश मांगने लगते हैं. तो स्केर्सिटी क्या हो सकता है, रिसोर्सेज का ही स्केर्सिटी हो सकता है. पर चॉइस हमें किसके बीच में करना पड़ेगा, हमारी वांट्स और नीड्स के बीच में, कि हमें कौन सी वांट या नीड पहले फुलफ़िल करनी है और कौन सी बाद में करनी है. तो ये डिपेंड करेगा हम पे, हम ह्यूमन बींग्स पे. सो हियर एंड्स इम्प्लाई वांट्स, स्केर्स मीन्स इम्प्लाई लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हैं, मीन्स और इम्प्लाई, हम एक पढ़ेंगे, इम्प्लाई लिमिटेड रिसोर्स. So according to the scarcity definition, limited resource can be used alternatively. Take the example of production of two goods, cloth and wheat. We cannot produce unlimited amount of cloth and wheat with limited amount of resources. अगर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कपड़ा भी बनाना है, मुझे वीट भी बनाना है, ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें कर पाऊँगी या क्या नहीं. ऑफकोर्स हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, हम दोनों चीज़ें कैसे साथ में प्रोड्यूस कर पाएंगे. So resources have to be divided to produce these goods. Let demand for one of the goods say wheat. So wheat increases, so it has to be produced in larger quantity, for which it needs more resources. But given that resources are limited, we can produce more wheat only by withdrawing some resources from the production of cloth. मतलब हम कुछ सामान क्लॉथ का निकाल लेंगे वहाँ से रिसोर्सेज, हमने वो बनाने के लिए जो मशीन लगाई है या वो बनाने के लिए हमने जो पैसे खर्च किए, वहाँ से वो पैसे हटा के हम किस में लगाएंगे, वीट पे. तो यहाँ वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वली प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं. सो यहाँ पे वही लिखा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं. हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, कि या तो हम सेम अमाउंट में वीट और क्लॉथ को प्रोड्यूस करते रहे, या हम वीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें 4 घंटे देती हूँ कि तुम्हारे पास 4 घंटे, तुम 4 घंटों में या तो 2 घंटे खेलने जा सकते हो या तुम 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन ये है. एंड सेकंड ऑप्शन ये कि तुम 3 घंटे पढ़ाई कर सकते हो और 1 घंटे खेलने जा सकते हो. तो इट इज़ विल बी योर चॉइस कि अगर तुम्हारे एग्जाम्स क्लोज आती जा रही है तो तुम ये रख सकते हो कि सेकंड ऑल्टरनेटिव मैं चूज़ करती हूँ. मैं क्या करूँगी, मैं 3 आवर्स पढ़ाई करूँगी और 1 आवर मैं खेलूँगी. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास 4 घंटे कि तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो, पर अगर तुम्हारे एग्ज़ाम पास नहीं है और तुम्हें लगता है ऐसा कि इतना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी पढ़ना, तो मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, 2 घंटे पढ़ाई और 2 घंटे खेलना. सो दिस वॉज द ऑप्शन. वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉथ और वीट है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, कोई भी रिसोर्स हम बढ़ा नहीं सकते, जितने रिसोर्स है उससे ही हमें कोई काम चलाना पड़ेगा. तो तुम क्या करोगे, या तो क्लॉथ को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो या वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, या दोनों को सेम अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हो. सिंस इकोनॉमी वॉन्ट्स मोर वीट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टेल्स अस हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद लिमिटेड रिसोर्स. वीट ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, तो हम क्या करेंगे, वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और क्लॉथ को थोड़ा कम प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. नाउ अब क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन थी हमारी साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, उससे भी कुछ लोग खुश नहीं थे. तो जैसे जैसे 20th सेंचुरी आता गया, लोग सोचे कि क्या होगा हमारे डेवलपमेंट का, उसको तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है. तो अगेन हमारे डेफिनेशन में चेंज आया और क्या बोला गया, इन 20th सेंचुरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी gained momentum. Role of government in economic growth and development became increasingly important. So economics no longer remained limited to individual decision making and use of resources only. Its scope has been expanded to include production and consumption of commodities. Over time,
सो दैट इकोनॉमी अचीव्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक्स को क्या हम ट्रीट करने लग गए, साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। In fact, it is true that nowadays people talk about well-being of individual and the whole nation. और 20th सेंचुरी के हिसाब से लोग थोड़ा डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करने लग गए, सेल्फिश होना कम हो गए थे। सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट फॉर एन इंडिविजुअल to be able to satisfy his or her wants, it is necessary that whole economy must grow and find proper mechanism to distribute the benefits of growth among the individual citizen. मतलब सिर्फ लोग कमाए अगर हम वही बात करते रहेंगे तो पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा। हमें पूरे इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। देयरफॉर ये डेफिनेशन को इंपॉर्टेंस मिला। Then the economy must allocate its resources among various alternative activities, ensure the efficient use, and find ways as to how they would grow for further development of the economy. और ये जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हो सकती है। सो ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही है, सिर्फ अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमारे प्रेजेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है इधर। और इसके ही बेसिस पे ऑन दिस बेसिस many economies in the world have performed well. For example, USA, European country, Japan are called developed economies because they have achieved higher level of income for their citizens. Our Indian economy is a developing economy because many of the citizens are still poor. तो जो कंट्री पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, मतलब वहाँ पे अब कोई रिच पुअर का इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोग खुश है, क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो कैसी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है? जापान डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, बट हमारी जो इंडिया है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि हमें यहाँ कितने पुअर लोग देखने को मिलते हैं। देयरफॉर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, अभी भी यहाँ पे इक्वालिटी चलती है रिच और पुअर के बीच में। A study of economics tells us the state of our economy and guides us to achieve higher level of growth and development. तो अब क्या हुआ, काफ़ी लोग अभी भी प्रॉब्लम में थे और वो लोग अभी भी खुश नहीं थे। 4 डेफिनेशंस आ गई, इतना कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया था इकोनॉमी में। वेल्थ की बात होती थी वो भी हटा दिया, वेलफेयर को ले आया। वेलफेयर की जब बात होने ख़त्म ही हुई थी कि हमने एक और चीज़ क्या इंक्लूड कर दी थी, साइंस ऑफ स्केसिटी और चॉइस को, वो भी उससे लोग नहीं खुश थे, तो हम एक और चीज़ क्या लेकर आ गए, साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लोग इससे भी खुश नहीं थे, उन्होंने बोला यहाँ तो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर के जो लोग हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो एक और चीज़ क्या लानी पड़ी डेफिनेशन में, साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अगर हम अभी कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनको ऐसे यूज़ करना चाहिए जिससे फ्यूचर के लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर वाले जो लोग हैं वो लोग भी अपनी वांट्स और नीड्स फुलफिल कर पाए, वैसे हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। सो इकोनॉमिस्ट ऑफ लेट 20th century have also started talking about welfare of the future generation and protection of natural environment. Hence, economics is also treated as science of sustainable development. To achieve higher level of growth and development, economies around the world have been exploiting natural resource and polluting the environment. Consumption of goods and service have been resulted in lots of wastages. Note that some resources like mineral oil, forests are depleting fast because of the rising consumption by present generation. अभी की जो जनरेशन है वो इतना ख़राब तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है कि फ्यूचर की जनरेशन को प्रॉब्लम आ सकती है, देयरफॉर हमें उनका भी अब सोचना पड़ेगा। So future generation may be left with little or no resource. It's our moral duty to use the available resource judiciously, efficiently and ensure welfare of the future जनरेशन। हमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिससे फ्यूचर के जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब हमारी वजह से आगे वाले जो लोग आने वाले उनको सफ़र ना करना पड़े। देयरफॉर हम क्या अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हम यूज़ करें उतना ही हमें टैप को उतनी देर ही हमें ऑन रखना चाहिए। सो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम फ्यूचर का भी सोच सकते हैं और हमारे नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़े तो हमने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब उसके 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो और सेकंड है हमारा मैक्रो। सो नाउ माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, मतलब हम इकोनॉमिक्स को जब इंडिविजुअल के टर्म्स में देखेंगे
तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज मैक्रो मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज। तो जब हम पूरी कंट्री के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल. So microeconomics implies study of economics at a very small level. What does this exactly mean? In a society comprising of many individuals, collectively every single individual makes just a small part. So the economic decisions taken by a single individual become the subject matter of microeconomics. What are the economic decisions an individual takes? We can cite some example. सिर्फ जो इंडिविजुअल एक इंसान जो अपने डिसीजंस लेता है अलग अलग, उसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा बना हुआ है. So in order to satisfy various wants, an individual buys goods and service. To buy goods and service, the individual has to pay some price from his limited amount of income. So the individual has to make a decision with regard to quantity of the good to be purchased at a given price. He or she has to decide the combination of different goods to buy given his income so that he can get maximum satisfaction as a buyer. तो वो क्या सामान खरीद रहा है, वो क्या डिसीजन ले रहा है, अगर वो कोई सामान खरीदना चाहता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, ये सब जो भी होगा वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है, एन इंडिविजुअल ऑल्सो सेल्स गुड्स एंड सर्विस एज अ सेलर. एक इंडिविजुअल सिर्फ सामान खरीदता है ऐसा तो होता नहीं है, कोई सेलर भी चाहिए सामने, वो भी एक इंडिविजुअल ही है. तो जब सेलर कोई गुड्स सेल कर रहा है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो जाएगा. सो हियर ही हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस सो दैट ही कैन अर्न सम प्रॉफिट. और सेलर कभी भी सामान बेचता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बेचता है. देयरफॉर उनका क्या मेन एम होगा, प्रॉफिट कमाना. थर्ड एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ अस पे प्राइस टू बाय अ गुड. हाउ डज दिस प्राइस गेट्स डिटरमाइंड इन द मार्केट? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स आंसर टू दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन भी आंसर करेगा कि हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे प्राइस को फिक्स करते हैं एक सामान का, वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैज़ टू टेक डिसीजन एज टू हाउ टू कंबाइन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट. और कैसे एक इंडिविजुअल अपना सारे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके सामान बनाए, उसका प्राइस फिक्स करे जिससे उसको कम से कम खर्चा लगे, वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे. तो सिर्फ ये बेसिक्स है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत लार्ज, वेरी लार्ज, उसमें हम क्या क्या देखेंगे. द वर्ड मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज. In comparison to an individual, the society or country or economy as a whole is very large. So economic decision taken at the level of economy as whole are subject matter of macroeconomics. जब हम पूरी कंट्री का लेंगे, पूरे इंडिया का जब हम गिनेंगे इनकम या उनके डिसीजंस, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगा. Take example of economic decision taken by the government. We all know that the government represents the whole country. जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो सिर्फ एक या दो जन को मद्देनजर रखते हुए नहीं लेती है. So the decisions taken by the government are meant for solving the problems of the whole society. पूरी society को वो अपने दिमाग में रखकर decisions लेगी. For example, government makes policy with respect to collection of taxes, expenditure on public goods, and welfare activities, etc., which affect the whole economy. अगर decisions लेती है गवर्नमेंट तो सिर्फ एक या दो इंसान को सोचकर, या वो लोग का कैसे होगा, या सिर्फ रिच लोग को सोचकर, या सिर्फ पुअर लोग को सोचकर डिसीजन नहीं लेती, वो पूरी इकोनॉमी का सोचती है और फिर कोई डिसीजन लेती है. So how do such policies work is the subject matter of economics. Which economics? Macroeconomics. Now in microeconomics we study the behavior of an individual as a buyer. सिर्फ इंडिविजुअल का देखते हैं हम, बायर हो सेलर हो फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल होना चाहिए. एज बायर द इंडिविजुअल स्पेंड्स मोर ऑन गुड्स एंड सर्विस विच इज कॉल्ड हर कंजम्पशन, हिज और हर कंजम्पशन. जो भी वो खर्चा करता है कोई भी सामान खरीदने में उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन. ठीक है. देन इफ वी एड सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देन वी गेट आइडिया ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो कोई सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है, उससे हमें आइडिया लगता है कि उसकी कितनी एक्सपेंडिचर हो रही है. सिमिलरली एग्रीगेटिंग इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल बिकम्स टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. और अगर हम सब इंडिविजुअल की इकट्ठा इनकम निकालें तो हमें पूरे कंट्री की इनकम मिल जाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. सो स्टडी ऑफ दीज aggregates such as national income and total consumption expenditure of the country are included in macroeconomics. So another example of macroeconomics is the study of inflation or price rise. जब inflation मतलब price rise को होने को ही बोलते हैं. जब अभी कोविड हुआ तो क्या हुआ,
काफ़ी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, तो ये क्या हुआ, पूरी कंट्री को इफ़ेक्ट किया, पूरी कंट्री को एज अ होल इफ़ेक्ट की ये चीज़। देयरफॉर इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोविड का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो इन्फ्लेशन और प्राइस डाउन, प्राइस डज नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल ओनली बट इट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी। भले ही वो पर्सन कितना भी रिच है तो भी उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा प्राइस राइज होना। सो नोइंग दिस its causes and effects as well as controlling it comes under the study of macroeconomics. Similarly, problem of unemployment, बेरोजगारी जो होती है, जॉब्स नहीं मिलना, वो भी किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ होना, कुछ अच्छा हो रहा है, पूरी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। सो ये सब क्या कंसर्न करता है, विद द होल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन एंड हेंस आर कवर्ड अंडर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने क्या देखा, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल हो गए, मैक्रो मतलब पूरी कंट्री का एज अ होल मैक्रो में आ जाएगा। So coming to the last part of the chapter, that is types of economics. इकोनॉमिक्स हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नॉर्मेटिव। So study of economics involves both positive and normative aspects in terms of understanding the events taking place around us. हम कैसे बताएंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। सो टेकिंग डिसीजन, प्रिस्क्राइबिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो बोलती है कि व्हाट इज, मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमी में जो भी हो रहा है वो सब किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। थोड़ा सी उल्टा भी हो सकता है, तुम्हें कभी कभी ऐसा लग भी सकता है कि इसमें ऐसा लिखा है अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, मतलब पॉजिटिव के अंदर आएगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो चीज़ें हो रही है, अगर कुछ हो रहा है अभी इस एट प्रेजेंट, हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयर एज अगर मैं बोलूँ ये होना चाहिए तो वो आ जाएगा नॉर्मेटिव। सो यू कैन रिमेंबर दिस वेरी इजीली। अगर शुड वर्ड लिखा है इन एग्जाम, यू हैव क्वेश्चन कि तुम्हें बताना है पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, तो अगर तुम्हें दिखता है शुड वर्ड तो वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव में आएगा। सीधी बात है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि शुड मतलब कोई भी चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो अगर वो चीज़ होनी चाहिए तो वो आ जाएगा नॉर्मेटिव। पर फिर भी अगर तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, तो जस्ट इतना भी तुम हिंट के लिए याद रख सकते हो कि शुड वर्ड है क्वेश्चन में तो वो नॉर्मेटिव ही होगा। एंड इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि शुड मतलब ये होना चाहिए तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। So, positive economics talks about the things happening or might happen in the economic world. Normative economics give value judgments about things and tells us to what should have happened. अगर हम नीचे जो statements दिए वो देखें, India's population have crossed 100 crore mark. India is the second largest population country in the world. अगर हम ये देखें तो इसमें कहीं भी हमें बोला गया है कि क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बताया गया है, फैक्ट दिया है हमें कि क्या है और कितना पॉपुलेशन है, और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो सो फास्ट, इट मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। उसको अपना पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं चाहिए, इतना इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ना नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ। तो शुड भी आ गया यहाँ पे, और अगर हम देखें हम बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए, तो देयरफॉर ये हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Statement 1 describes phenomena which is happening. This is a positive statement. Whereas statement 2 gives a value judgment on India's population. ये हमें judgment दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. So यह आ जाएगा normative economics के अंदर. So now अगर हम और एग्जाम्पल देखें, वर्कर्स विल वर्क हार्ड इफ़ दे आर गिवन मोर वेजेस। अगर मैं वर्कर को ज़्यादा पैसे देती हूँ तो वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। मैं सिर्फ बता रही हूँ, क्या मैंने ऐसे बोला कि देना चाहिए ही नहीं, मैंने शुड वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला कि अगर मैं दूंगी तो वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, तो ये पॉजिटिव है, सिर्फ हमने बता दिया। पर फैक्ट्री शुड इंक्रीज द वेज रेट ऑफ वर्कर टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर हार्ड वर्क। फैक्ट्रीज़ को अपने वर्कर को ज़्यादा पैसे देने चाहिए। मैं
जजमेंट दे रही हूँ, मैं एक डिसीजन दे रही हूँ, देयरफॉर ये आ जाएगा नॉर्मेटिव में। तो अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो पॉजिटिव है, और अगर हम क्योंकि सर्टेन फैक्ट है, और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो नेगेटिव है। इट्स अबाउट द राइट थिंग विच इफ इट टेक्स प्लेस विल बी गुड टू द सोसाइटी. So economic decision making by individual or government or business firms involve both positive and normative aspects. For example, as given by statements 1 and 2, because India's population is growing fast and posing problem, the government is doing its best to control the population growth through effective family planning and other measures. Similarly, based on statement 3 and 4, government has implemented minimum wage laws so that workers get justice. तो ये जो हम देखे अभी हमने जो देखी ये सारी चीज़ें वो क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों का मिक्सचर है, पर ये दोनों इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होगा, बट हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव है. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इन टेक्स्ट का 1.3 भी आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट नहीं आए. नो डाउट आप लोग के जो मॉड्यूल है, जो बुक है, उसके लास्ट में सारे आंसर्स दिए होते हैं इन टेक्स्ट के, बट ट्राई करो कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो सो दैट समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई भी लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े. सो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल. इंडिया के पास बहुत सारे पुअर पीपल है, बस ख़त्म. इसमें कुछ हमने जजमेंट नहीं दिया है, नथिंग. सो ये आ जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन. गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने चाहिए ऑन एजुकेशन. तो ये हम बता रहे, एक जजमेंट दे रहे कि ऐसा होना चाहिए. शुड भी आ गया इसमें तो नॉर्मेटिव हो जाएगा. देन पुअर पीपल आर सफरिंग ड्यू टू प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़. हम सिर्फ बता रहे कि ऐसा हो रहा है, पुअर पीपल सफ़र कर रहे हैं, हमने कोई जजमेंट नहीं दिया है. तो अगेन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बैंक हैज़ इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट. बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया है, हम सिर्फ बता रहे हैं, अगेन पॉजिटिव. पीपल शुड बी एंकरेज टू सेव इन पोस्ट ऑफिस एंड कमर्शियल बैंक्स. पीपल शुड बी एंकरेज, पीपल को हमें एंकरेज करना चाहिए. सो क्या होना चाहिए आए तो हमें वो इंक्लूड करना है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. देयरफॉर ये भी हमारा हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर. आई होप यू लाइक द चैप्टर. बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर्स है. आप लोग ये वीडियो एक बार अगर देखोगे इजीली समझ में आ जाएगा. अगर रिवीजन करना है यू कैन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स. 2, 3, 4 बार भी अगर आप ये वीडियो को 2x में सुन लो तो आपको चैप्टर इजीली लर्न हो जाएगा. स्टिल नो वरीज, आई विल बी गिविंग यू टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स एज वेल. सो यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के सारे टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. If you like the video, do like, comment and share with your friends so that you can easily learn your chapters and score the best marks in your exams. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon.